रात के 3 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन शांति जी की आंख अचानक खुल गई। उन्हें तेज प्यास लगी थी। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया, लेकिन वो खाली था। हल्की आवाज में खुद से ही बुदबुदाई, लगता है बहू आज पानी का जग भरना भूल गई। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने जग उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, वहाँ का हाल देखकर उनका मन खराब हो गया। चारों ओर चीजें बिखरी हुई थी। गैस पर तेल के छींटे जमे हुए थे। जमीन पर सब्जी के टुकड़े गिरे हुए थे। हर तरफ गंदगी फैली थी, जैसे दिन भर काम करने के बाद किसी ने सफाई करना जरूरी ही नहीं समझा। शांति ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, अब तो ये रोज की बात हो गई है। रसोई की दुर्गंध से उन्हें घुटन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पहले गिलास में पानी भरा और हल्के हल्के घूंट भरने लगी। फिर अचानक उनकी नज़र सिंक में पड़े बर्तनों पर पड़ी। बर्तनों में झूठा खाना तक चिपका हुआ था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। एक पल के लिए सोचा कि छोड़ दे, लेकिन फिर उनके अंदर की माँ जाग उठी। सुबह अगर बहू उठकर देखेगी तो ताने ही मारेगी। इससे अच्छा है कि अभी ही साफ कर दूं। उन्होंने नल चलाया और बर्तन धोने लगी। ठंडे पानी से हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने सफाई जारी रखी। एक एक करके सब बर्तन धो डाले। देखते ही देखते सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रसोई अब साफ हो गई थी। अब उनके पैर कांपने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी देर खड़े रहना उनके लिए आसान नहीं था। फिर पानी का जग भरा और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दिल में फिर वही टीस थी। क्या एक माँ का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही होता है? क्या कोई मेरे बारे में भी सोचेगा? कमरे में जाकर उन्होंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और सोचने लगी, सुबह होगी तो फिर वही सब शुरू होगा। वही ताने, वही अनदेखी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। शांति रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू प्रिया कमरे में आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिर जाएंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। शांति जी उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से पूछा। प्रिया ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती है, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि सुबह सुबह आपके कमरे में आऊं। देखो माँ जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। शांति जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी प्रिया बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को रसोई में गई थी, पहले ये बताओ। शांति जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोहित के पापा जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण, और निशा तू भी आ जा। प्रिया को इस तरह चिल्लाते देख शांति जी घबरा गई। वो घबराई हुई आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? प्रिया गुस्से से आंख घुमाकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्रिया की तेज आवाज सुनकर उसका पति नरेश और उसकी देवरानी निशा अपने पति महेश के साथ तुरंत शांति जी के कमरे में आ गए। नरेश ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? महेश भी हैरानी से प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? प्रिया हाथ कमर पर रखकर गुस्से से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी? शांति जी इन आरोपों को सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने संयमित आवाज में कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी भी नहीं था, इसलिए रसोई में पानी लेने गई थी।
प्रिया ने ताने मारते हुए कहा, अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर मेरी रसोई में ताक झाक करने? वैसे भी पानी भर कर रखना तो मेरा काम था, आपका नहीं। और अगर जग खाली था तो दिन में क्यों नहीं देखा? नरेश ने माथा पकड़ते हुए कहा, प्रिया, माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन प्रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने और भी तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई साफ क्यों करने लगी? ये सुनकर निशा भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं माँ जी को आधी रात में ही सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा। महेश, जो अब तक चुप था, झुंझलाकर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? प्रिया ने गुस्से से तड़प कर कहा, अगर सफाई इतनी ही अच्छी लगती है तो पूरे दिन हाथ में झाड़ू पोछा पकड़े रखा करे, लेकिन मेरी रसोई में ताक झाक ना करे। शांति जी अपने ही बच्चों और बहुओं के इस तरह के व्यवहार से अंदर तक टूट गई। उनकी आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया बहू, बस गंदगी देखकर रहा नहीं गया, इसलिए बर्तन साफ कर दिए। लेकिन प्रिया और निशा दोनों अपनी जिद पर अड़ी थी। वो अपनी सास की किसी भी सफाई को सुनने को तैयार नहीं थी। नरेश और महेश एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ का पक्ष नहीं लिया। शांति जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ, जहाँ मेरे हर काम को शक की नजर से देखा जाता है? प्रिया अभी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 2000 रुपये रखे थे, वो भी इन्होंने साफ कर दिए। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या इन्हें शोभा देता है? प्रिया की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, वे क्या सीखेंगे? माँ, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और एक हिकारत भरी नजर से अपनी सास को देखने लगी। शांति जी की आंखें इस अपमान को सह नहीं पाई, उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता। मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना है पैसों का? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। महेश, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, झुंझलाकर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? शांति जी की आंखें चौड़ी हो गई। उसका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। इतने में निशा भी बोल पड़ी, माँ जी, वैसे ये सब ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। शांति जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े बेटे नरेश की ओर देखा, शायद वो कुछ कहेगा, लेकिन नरेश चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई सहानुभूति। प्रिया ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा माँ जी? सच तो यही है कि पैसे आपने ही लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी लालच नहीं जाता। महेश ने भी सिर हिलाते हुए कहा, ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। शांति जी का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, नरेश बेटा, क्या तू भी यही सोचता है कि मैंने पैसे लिए हैं? नरेश ने एक पल को अपनी माँ की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। ये शब्द सुनते ही शांति जी को चक्कर सा आ गया। उनका सिर घूमने लगा। इस घर में जन्मे, इसी घर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले बेटों को आज उन पर विश्वास नहीं था। वो वहीं चारपाई पर बैठ गई और धीरे से बोली, अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। प्रिया ने मुंह बिचकाते हुए कहा, देख लिया,
जब झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना बंद कर दिया। चलो जी, अब बस करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। नरेश, महेश और निशा ने भी कोई परवाह नहीं की और वापस अपने अपने कमरों में चले गए। शांति जी अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सूनी आंखों से बहते आंसू तकियों में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई नहीं बचा? शांति को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति गंगाराम जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। शांति, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिर में पहुंचे। गंगाराम जी ने हंसते हुए कहा। शांति जी मुस्कुराई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की माँ हूँ तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही है। गंगाराम जी ने प्यार भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और बोले, वैसे आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो जितनी हमारी शादी के समय लग रही थी। शांति जी ने हल्का सा सिर झटकाते हुए कहा, अजी रहने दीजिए, आपकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। गंगाराम जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोले, मस्ती नहीं शांति, सच कह रहा हूँ, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। उनके बड़े बेटे नरेश की शादी थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा हुआ था। शांति जी ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी तैयारियां की थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि बहू को कोई दिक्कत ना हो। प्रिया जब पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी तब शांति जी ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा अब से ये तुम्हारा घर है, जो भी जरूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही प्रिया उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का ये सिलसिला इतना गहरा था कि शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने तकिए को भींच लिया और मन ही मन कहा, काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराया होने का एहसास ना होता। शांति जी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, बीते दिनों की यादों में डूबी हुई। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो निशा कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास की टेबल पर चाय रख दी। हल्की आवाज में बोली, माँ जी आपकी चाय यहाँ रखी है, पी लीजिए। शांति जी ने धीरे से सिर हिलाया और चाय की ओर देखा। कप में हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने फिर नजर उठाकर निशा से पूछा, बेटा बिस्किट नहीं है क्या? लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो निशा वहां से जा चुकी थी। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई थी। शांति जी ने गहरी सांस ली और चाय का कप हाथ में उठाया। हल्का सा घूंट लिया, लेकिन बिना चीनी की फीकी चाय उनके गले से नीचे नहीं उतरी। अब तो इतना भी मायने नहीं रखता कि माँ क्या खा पी रही है, उन्होंने मन ही मन सोचा। पहले जब उनके पति गंगाराम जी थे तो उनके साथ सुबह की चाय का मजा ही अलग होता था। वो हमेशा कहते, शांति जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेले बैठी शांति जी के लिए वो चाय जहर के घूंट जैसी लग रही थी। उन्होंने कप को वापस टेबल पर रख दिया और धीमे धीमे उठ खड़ी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना डिब्बा रखा था। उन्होंने उसे उठाया और चारपाई पर रख दिया। डिब्बे पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने उसे साफ किया और हल्के कांपते हाथों से ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थी। गंगाराम जी की घड़ी, उनका पुराना चश्मा, कुछ पुराने खत और कुछ सिक्के जो गंगाराम जी हमेशा अपने पास रखते थे। शांति जी ने धीरे से उन चीजों को छुआ जैसे वे अब भी उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। उनकी आंखें फिर से भर आई। कहाँ चले गए आप? देखा अब तुम्हारी शांति कितनी अकेली हो गई है, उन्होंने धीरे से कहा और फिर चारपाई पर बैठ गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। ना तो कोई खाने के लिए पूछने आया और ना ही बेटों ने अपनी माँ के कमरे में झांकने की जरूरत समझी। भूख अब बहुत तेज लगने लगी थी। शांति जी ने
कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वो खुद ही उठकर ना चाहते हुए भी बहू प्रिया के पास चली गई। प्रिया उस समय अपने 5 साल के बेटे रोहित को हलवा खिला रही थी। शांति जी पास जाकर बोली, बहू बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ बनाया हो तो दे दो। उनका इतना कहना था कि प्रिया ने उनकी ओर घूरकर देखा और गुस्से में बोली, माँ जी हलवा देखा नहीं कि आपको भूख लग गई, अभी तो मैं अपने बेटे को खिला ही रही हूँ। फिर वो जल्दी से रोहित का मुंह पोंछकर उठी और रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद वो एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा हलवा लाकर शांति की ओर बढ़ाते हुए ताने भरे लहजे में बोली, ये लो खा लो, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। शांति जी ने धीरे से कटोरा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस लौट आई। कटोरे को चारपाई पर रखकर खुद भी बैठ गई। शांति जी ने पहला निवाला मुंह में रखा, लेकिन हलवे का स्वाद उनके गले में अटक गया। हलवा जला हुआ था। ये जलन सिर्फ जुबान पर ही नहीं बल्कि उनके दिल में भी महसूस हो रही थी। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि जलने का स्वाद भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। धीरे से नजरें उठाई, कमरे की दीवारों को देखा और एक ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर स्मृतियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के उन पुराने दिनों को याद किया जब वो अपने पति और बेटों के साथ बैठकर प्यार से हंसते गाते हलवा खाती थी। तब उनके हाथों के बने हलवे की खुशबू पूरे घर में फैली थी। वही पुराना आंगन, हलवे की मीठी खुशबू, चूल्हे की धीमी आंच और गंगा राम जी की हंसी। अरे शांति, आज फिर हलवा बना रही हो? रोज रोज हलवा खिला खिलाकर हमारे बेटों को बिगाड़ दोगी। गंगा राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी बेटों को पसंद है और आपको भी, तो फिर शिकायत किस बात की? शांति जी ने हंसते हुए जवाब दिया। गंगा राम जी ने धीरे से पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही प्यार हमेशा बना रहे। शांति, जब ये बड़े हो जाएंगे तब भी हम ऐसे ही बैठकर हलवा खाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज खा रहे हैं। पर किसे पता था कि वही बेटे जिनकी पसंद का ख्याल रखते हुए वो हर दिन हलवा बनाती थी, आज इतने बदल जाएंगे। और किसे पता था कि वही बेटों की बहुएं जो इस घर में बहू बनकर आई, एक दिन उन्हें जले हुए हलवे का कटोरा पकड़ा देगी। जो माँ अपने बच्चों के लिए रात भर जागती थी, जो उनकी पसंद नापसंद का हर पल ध्यान रखती थी, जो उनके बिना खाना तक नहीं खाती थी, आज वही माँ अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई थी। उन्होंने कटोरा चारपाई पर रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। आकाश में सूरज चमक रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। शाम होने को आई थी, लेकिन शांति ने सुबह से सिर्फ वही जला हुआ हलवा खाया था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। बहू बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो धीरे से चारपाई से उठी, कमर सीधी की और दीवार पर टंगे अपने छोटे से कपड़े के थैले को उतारा। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे जो उन्होंने कभी बचाकर रख लिए थे। अपने थैले को कसकर पकड़ते हुए वो घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगी, तभी बहू प्रिया की तेज आवाज आई, माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? शांति माँ ठिठक गई। उन्होंने धीरे से कहा, बस जरा बाहर तक जा रही थी बहू। प्रिया गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दयनीय कहानी सुनाने तो नहीं जा रही है। शांति जी ने जब ये सुना तो दिल अंदर तक चिर गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस थोड़ा टहल आऊंगी। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाइएगा, घर के काम कौन करेगा फिर? शांति जी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कुछ आंसू जरूर झलक आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। भारी कदमों से वो दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी, क्या अब एक माँ को 2 रोटी भी मांगनी पड़ेगी? उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वो अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी, तभी रास्ते में एक कचौड़ी वाला दिख गया। भूख तो बहुत तेज लगी थी, इसलिए सोचा
क्यों ना एक प्लेट कचौड़ी ही खा लूं। फिर कुछ सोच उससे पूछा, बेटा कितने की है कचौड़ी? माँ जी 25 रुपए की प्लेट है। अपने थैले में देख शांति जी मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ 20 रुपए। फिर वो उदास होकर बोली, बेटा मेरे पास 5 रुपए कम है। कचौड़ी वाला शांति माँ की हालत देख बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आप 20 रुपए ही दे देना। शांति जी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने थैले में रखे 20 रुपए निकाले और कचौड़ी वाले को दे दिए। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू ने उनकी भूख और बढ़ा दी थी। जैसे ही उन्होंने पहली कचौड़ी तोड़ी, उनके मन में पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे माँ जरा जल्दी कचौड़ी दो ना, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे महेश की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब उनके बेटे छोटे थे तब वे खुद बड़े प्यार से कचौड़ी बनाती थी। रसोई से घी की महक पूरे घर में फैल जाती थी और उनके दोनों बेटे महेश और नरेश मजे से खाने बैठ जाते थे। उनके पति गंगाराम भी हंसते हुए कहते, अरे भाग्यवान, आज तो कचौड़ियों की खुशबू से ही पेट भर रहा है। और शांति जी हंसते हुए कहती, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गर्मा गर्म खा लो। पर आज वही माँ एक गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी उसे 2 निवाले नसीब नहीं हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहली कचौड़ी खाई, उनके गले में कुछ अटक सा गया। ये कचौड़ी उनके लिए सिर्फ एक खाने की चीज नहीं थी, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी जो अब सिर्फ एक बीते हुए सपने जैसी लगती थी। कचौड़ी वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखों में नमी थी। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा और चाहिए तो ले लो, पैसे की चिंता मत करना। शांति जी ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाया। नहीं बेटा, बहुत हो गया, भगवान तुझे सुखी रखे। कचौड़ी खाने के बाद भगवान का नाम लेकर वो उठ खड़ी हुई, पर जैसे ही उन्होंने चलना चाहा, उनके कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो दर्द था वो कैसे भरता। जैसे तैसे करके वो उठी, अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की और फिर कांपते हाथों से अपना थैला कंधे पर टांग लिया। कदम अब भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद पेट में कुछ जाने से या फिर उस कचौड़ी वाले की दया से, जो बिना जाने समझे ही उनका दर्द पड़ गया था। अब शांति जी के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का जरिया भी था। वहाँ कोई ताने नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि वो बोझ बन चुकी है। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में सुनहरी लालिमा थी, पर उनके जीवन का सूरज तो कब का ढल चुका था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। घंटियों की मधुर ध्वनि और आरती की सुगंध ने मन को थोड़ी राहत दी। वो एक कोने में बैठ गई और भगवान की मूर्ति को देखने लगी। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल। हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं ही अपने घर में पराई क्यों हो गई। उनके होठ बुदबुदाए और जवाब कौन देता। भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। ये वही माला थी जो उनके पति गंगाराम जी ने उन्हें दी थी। जब भी वो परेशान होती थी, इस माला को पकड़कर बैठ जाती थी। पर आज वो सिर्फ जाप नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। शांति जी माला फेरते हुए अपनी ही धुन में थी कि तभी एक आवाज आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। आखिर वो कौन था? क्या वो शांति को जानता था? उन्होंने चौंक कर देखा। एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। शांति जी ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो? युवक मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, माँ जी, इस मोहल्ले में कौन आपको नहीं जानता। आप तो हर रोज मंदिर आती है, कभी किसी को आशीर्वाद दे देती है तो कभी बच्चों को प्यार से दुलारती है। आज आपको इस हालत में देखा तो दिल नहीं माना। आप ठीक तो है ना?
वैसे मेरा नाम अनूप है। शांति जी की आंखें भर आई। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हालत के बारे में पूछा था। वो बस सिर झुकाकर रह गई। अनूप ने उनके हाथों पर नजर डाली जो थरथरा रहे थे। फिर नरम स्वर में बोला, माँ जी, क्या आपने कुछ खाया? शांति ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अनूप उनकी चुप्पी समझ चुका था। उसने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और एक लड्डू निकालकर उनके हाथ में रख दिया। ये लीजिए, प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। शांति जी ने लड्डू को देखा, फिर उसे कांपते हाथों से उठाकर खाने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन को पहली बार कोई सुकून महसूस हो रहा था। अनूप ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, माँ जी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी रिया आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। शांति जी ने उसकी आंखों में देखा। इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ था। पर क्या वो उसके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों को उनकी जरूरत नहीं थी? मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन किसके पास थे उनके जवाब? शांति जी जानती थी कि अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनना सही नहीं होगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो तुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक चलने लायक रखा है तब तक अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। अनूप उनकी तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा, कितना दर्द समेटे हुए है ये माँ, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वो कुछ कहने ही वाला था कि शांति जी ने अपना थैला उठाया और मंदिर के अंदर चली गई। उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोली, हे भगवान, अब उम्र के इस पड़ाव पर मुझे बस इतनी शक्ति देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पंडित जी ने ये सब देखा और आगे बढ़कर बोले, बहन जी, आप ठीक तो है? शांति जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, बस यूं ही, कभी कभी मन भारी हो जाता है। पंडित जी ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, बहन जी, रोज मंदिर आया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का सहारा ही हमें सुकून देता है। शांति जी ने प्रसाद लिया और मंदिर के कोने में बैठ गई। मंदिर में उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उनके पति गंगाराम उनको अपने साथ मंदिर लेकर आते थे और प्यार से बोलते, शांति, जब कभी भी अकेलापन लगे तो मंदिर आ जाना। अभी वो ये सब सोच ही रही थी, तभी मंदिर में एक औरत आई जिसने उनको देखा और पहचानते हुए बोली, अरे शांति बहन, तुम यहाँ इस हालत में? शांति जी ने सिर उठाया और देखा, ये उनकी पुरानी पड़ोसन गीता थी, जो अब कई सालों बाद उन्हें मिली थी। शांति जी ने गीता जी को देखा तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर उनकी आंखों में उदासी लौट आई। गीता जी ने गौर किया कि शांति जी की साड़ी हल्की मैली हो गई थी, चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अरे शांति बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है? गीता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। शांति जी ने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। घर? अब वो घर कहाँ रह गया गीता? अब तो बस एक छत भर है जहाँ रहने की इजाज़त मिली हुई है। गीता जी उनकी बातें सुनकर चौंक गई। क्या कह रही हो? ये सब कैसे हुआ? शांति जी के गले में कुछ अटकने लगा। वे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊं गीता, जिन बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वही अब पराई हो गई। बहुएं तो ताने मारती है, बेटे चुप रहते हैं, खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। अब तो अपने ही घर में पराई हूँ। गीता जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने संस्कारी थे, वो तुम्हारी इतनी सेवा करते थे, फिर अचानक ये सब कैसे बदल गया? शांति जी की आंखों में आंसू बह निकले। अचानक तो कुछ नहीं बदला गीता। इनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बहुओं की बातें सुनने लगे। फिर माँ की ज़रूरत कम होती गई।
और एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं बस एक बोझ हूँ। गीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे, तुम्हें आराम दे रहे होंगे, पर यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। शांति जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तो बस भगवान ही है जो मुझे सहारा दे देते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो यहीं आ जाती हूँ भगवान के घर में, कम से कम कोई ताना तो नहीं मारता। गीता ने उनका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना। शांति बहन, मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। शांति जी ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन जानती थी कि अब किसी के घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। वे बोझ नहीं बनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गीता जी ने उन्हें जबरदस्ती थोड़े फल और कुछ रुपए दिए, लेकिन शांति जी ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं गीता, अब और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। जितना है उसी में ठीक हूँ। गीता जी ने उनकी जिद देखी और जबरन उनके हाथ में फल रख दिए। ये तो प्रसाद समझकर खा लो। शांति जी की आंखें नम हो गई। वे कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सिर झुका लिया। अब रात होने लगी थी। शांति जी ने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वहां जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो ठिकाना भी तो नहीं था। भारी कदमों से वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। शांति जी जब भारी कदमों से घर पहुंची तो दरवाजे पर ही चौंक गई। उनके कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा पूरी तरह फैला हुआ था। बिस्तर अस्त व्यस्त था। उनकी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। बीच कमरे में प्रिया और निशा कुछ खोजने में लगी हुई थी। दोनों की आंखों में गुस्सा था और उनकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वे किसी अहम चीज की तलाश में थी। शांति जी हक्की बक्की रह गई। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके पूछा। प्रिया ने उनकी ओर गुस्से से देखा और झटके से खड़ी हो गई। अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप साफ साफ बताइए, पैसे कहाँ रखे हैं? शांति जी ने हैरानी से पूछा। कौन से पैसे? निशा ने ताना मारते हुए कहा। अरे वही 2000 रुपये जो आपने चुराए हैं रसोई घर से। हमने पूरे घर में ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिले। शांति जी को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। उनकी खुद की बहुएं उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। शांति जी की आवाज़ धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? प्रिया ने घूरते हुए कहा। अब हमें ही ज्ञान दोगी? देखो माँ जी, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप पैसे निकाल कर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो देख लेना आपकी क्या हालत होती है। निशा ने ताना मारते हुए कहा। फिर मत कहना कि हमने पहले नहीं बताया। वैसे भी अब इस घर में आपकी ज़रूरत ही क्या है? शांति जी कांप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस गुनाह की सजा भुगत रही है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने सच में कोई पैसे नहीं लिए। तुम लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। शांति जी का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की ओर देखा कि शायद उनके बेटे आकर उनकी बात सुने, लेकिन घर में किसी को भी ये जानने की परवाह नहीं थी कि उनकी माँ पर क्या गुजर रही है। फिर शांति जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रिया ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे वाह, अब तो आप खुद को बेगुनाह साबित करने में लग गई। अगर आपने पैसे नहीं लिए तो फिर कौन ले गया? क्या पैसे हवा में उड़ गए? पूरे घर में हमने देख लिया, हर जगह छानबीन कर ली, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब तो साफ है कि पैसे आपके पास ही है। निशा ने तंज कसते हुए कहा। अब इस तरह मासूम बनने से कुछ नहीं होगा। माँ जी, अगर पैसे नहीं मिले तो घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी चारपाई की ओर देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गई। उनकी बूढ़ी आंखें बहुओं के चेहरों पर टिकी थी, लेकिन वहां उनके लिए सम्मान या प्रेम की एक भी बूंद नहीं थी। प्रिया गुस्से में तिलमिला रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे
झटके से शांति जी का थैला उनके हाथ से छीन लिया और बोली, देखती हूँ इसमें क्या है, हो सकता है पैसे यहीं छुपाए हो। शांति जी घबराकर बोली, नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। लेकिन प्रिया ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने तेजी से थैले की गांठ खोली और उसका सारा सामान जमीन पर पलट दिया। थैले में बस कुछ पुराने कपड़े, एक फटी पुरानी चादर, एक छोटा आईना और एक तस्वीर जो गंगाराम जी की थी। निशा ने तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखा और उपेक्षा से बोली, हद है, इसमें पैसे नहीं बल्कि ये सब फालतू की चीजें भरी पड़ी है। प्रिया ने तिरस्कार से कहा, मुझे तो लग रहा था कि इसमें पैसे होंगे, लेकिन निकला क्या, ये बेकार का सामान। उसने गुस्से में सारा सामान ठोकर मारकर बिखेर दिया। शांति जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर बिखरी चीजों को देखने की कोशिश की। तभी उनकी नजर उन फूलों पर पड़ी जो गीता जी ने उन्हें दिए थे। कुछ सेब और केले जमीन पर लुढ़क गए थे, जिन्हें देखकर प्रिया और निशा की आंखें चमक उठी। प्रिया गुस्से से बोली, कह रही थी कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो ये सेब और केले कहाँ से आए? क्या इनको पेड़ से तोड़कर लाई हो? निशा भी झट से बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। शांति जी हकलाते हुए बोली, ये फल मैंने नहीं खरीदे, गीता ने। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही प्रिया ने बीच में टोक दिया, अच्छा अब झूठ भी बोलोगी? वो तुम्हारी सहेली तुम्हें क्यों फल देगी? निशा ताना मारते हुए बोली, क्यों नहीं देगी? अब घर में भीख मांगने की नौबत जो आ गई है। शांति जी ने बेबस होकर कहा, बेटा, जब गीता मुझे फल दे रही थी तब मैंने मना किया था, लेकिन मेरे मना करने पर भी उसने रख दिए थे। प्रिया ने घूरते हुए कहा, ओह, तो अब चोरी करने के साथ साथ बहाने भी बनाने लगी हो। फिर निशा ने जमीन पर गिरे फलों को देखा और नाक चढ़ाते हुए कहा, वैसे भी ये सड़े गले फल हमारे किसी काम के नहीं। उसने लात मारकर सेब को दूर फेंक दिया। बस करो, शांति जी ने अचानक कठोर स्वर में कहा, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। उनको गुस्से में देखकर निशा और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कंधे उकचाते हुए वहां से चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने जमीन से गंगाराम जी की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली। उनके होठ कांप रहे थे, आंखों में दर्द था। उन्होंने थैले के बाकी सामान को समेटा और धीरे से चारपाई पर बैठ गई। शांति जी फटी आंखों से अपने चारों ओर बिखरी चीजों को देख रही थी। आज उनके पास सिर्फ आंसू थे और एक गहरा दर्द जो अब उनके जीने का हिस्सा बन चुका था। शांति जी की आंखें गीली थी, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने अपनी बहुओं को गुस्से में कुछ बोला था। उन्होंने गंगाराम जी की तस्वीर अपने हाथों में ली और चारपाई पर बैठकर उसे निहारते हुए बोली, देख रहे हो ना, तुम्हारी शांति कितनी बेबस हो गई है। उनकी आवाज कांप रही थी, फिर भी उन्होंने तस्वीर को अपनी गोद में रखा और हल्के हाथों से उसे सहलाने लगी, जैसे कोई खोया हुआ अपनापन वापस पाने की कोशिश कर रही हो। पहले भी मुश्किलें आई थी, लेकिन तब तुम थे संभालने के लिए, अब मैं अकेली हूँ। कमरे के बाहर अभी भी प्रिया और निशा आपस में फुसफुसा रही थी, चलो कम से कम पैसे ना मिले तो ना सही, लेकिन इनके ऊपर हमने अपनी भड़ास तो निकाल ली, अब माँ जी ज्यादा ड्रामा नहीं कर पाएगी। निशा हंसते हुए बोली, लेकिन इन्हें सबक सिखाना जरूरी था, अगर ऐसा ना करते तो पता नहीं और कितनों से भीख मांगने चली जाती। प्रिया ने तंज कसा। शांति जी ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ तस्वीर को देखती रही, मानो उससे कोई उम्मीद लगा रखी हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपने ही घर में मैं पराई बन जाऊंगी। आंसू उनकी आंखों से गिरकर तस्वीर के कांच पर फैल गए। उन्होंने जल्दी से आंचल से उन्हें पोंछा और तस्वीर को धीरे से अलमारी में रख दिया, फिर खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेट गई। शाम को अंधेरा धीरे धीरे कमरे में घिरने लगा था। शांति जी का मन अब किसी और ही दिशा में भटक रहा था। अब और नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया। लेकिन आखिर क्या फैसला किया शांति जी ने?
शांति जी धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से अलमारी के कोने में रखे पुराने टीन के डब्बे को बाहर निकाला। उनकी आंखों में बेचैनी थी, मानो कोई बहुत जरूरी चीज उसमें रखी हो जिसे हर हाल में पाना चाहती थी। उनके कांपते हाथों ने धीरे धीरे डब्बे का ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक माला रखी हुई थी, लेकिन शांति जी की नजरें किसी और चीज को खोज रही थी। उन्होंने डिब्बे में हाथ डाला और चीजों को इधर उधर करने लगी। उनकी उंगलियां किसी खास चीज को टटोल रही थी और फिर अचानक उन्हें एक ठंडी धातु की चीज महसूस हुई, एक चाबी। शांति जी ने उस छोटी सी चाबी को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। ये वही चाबी थी जो गंगाराम जी ने उन्हें सालों पहले दी थी। शांति, ये चाबी संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारे नाम का हक है। गंगाराम जी की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने धीरे धीरे चाबी को सहलाया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं इस चाबी का राज ही तो मेरी तकलीफों का हल नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा। वो कुछ देर तक चाबी को हथेलियों में दबाए बैठी, जैसे गंगाराम जी की कही बातों को याद कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई, अब वक्त आ गया है। शांति जी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगे। ये चाबी गंगाराम जी ने उन्हें क्यों दी थी और उन्होंने इसे इतना संभाल कर रखने को क्यों कहा था? इसमें तुम्हारे नाम का हक है। गंगाराम जी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वो धीरे धीरे अतीत की यादों में खोने लगी। गंगाराम जी हमेशा कहते थे कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शांति को एक खास सीख देकर गए थे। देखो शांति, इंसान का स्वभाव वक्त के साथ बदल सकता है। जो आज हमको सिर पर बैठाते हैं, कल वही पराई भी बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। अगर कभी वक्त बदल जाए और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो इस चाबी का इस्तेमाल करना। शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या गंगाराम जी ने पहले ही सब देख लिया था? क्या उन्हें पता था कि एक दिन उनके अपने ही बेटे बहू उनके साथ ऐसा करेंगे? उन्होंने कांपते हाथों से चाबी को और कसकर पकड़ लिया। ये चाबी शायद उनके उस हक से जुड़ी थी जिसे उनके अपने ही बेटे बहू ने उनसे छीन लिया था। क्या इस चाबी के पीछे कोई दस्तावेज है? क्या गंगाराम जी ने मेरी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया था? उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें इस चाबी की सच्चाई जाननी थी। उन्हें पता करना था कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो गंगाराम जी ने इसे इतने सालों तक संभाल कर रखने को कहा। शांति जी की आंखों में अब तक आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक अलग ही भाव था, जैसे कोई उम्मीद की किरण दिख गई हो। उन्होंने कांपते हाथों से चाबी को पकड़ते हुए सोचा, क्या ये वही चाबी है जो गंगाराम जी ने मुझे दी थी? तभी अचानक उन्हें वो दिन याद आया जब गंगाराम जी ने ये चाबी उनके हाथ में देते हुए कहा था, शांति, ये चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बैंक जाकर इसे बैंक मैनेजर को दिखाना, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। बैंक मैनेजर, आखिर इसमें क्या है? गंगाराम जी ने ऐसा क्यों कहा था? पर अभी वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। उन्हें बस इतना याद था कि उनके पति ने इस चाबी को लेकर बहुत गंभीरता से बात की थी। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और चाबी को अपने दुपट्टे के छोर में बांध लिया। पहले मुझे बैंक जाना होगा, वहां जाकर ही सच का पता चलेगा, उन्होंने मन ही मन सोचा। लेकिन अभी किसी को इस चाबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने जल्दी से डिब्बे को वापस अपनी अलमारी में रखा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। रात गहरा चुकी थी, पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन शांति के पेट में उठती भूख की हलचल इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। दिन भर की थकान और भूख के बावजूद बहू प्रिया ने रात के खाने के लिए एक बार भी नहीं पूछा। शांति को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन आज उन्हें भूख कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। चारपाई पर लेटे लेटे उन्होंने कई बार करवट बदली, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पेट में दर्द सा होने लगा था, पर वो जानती थी कि अब इस घर में उनसे कोई ये पूछने नहीं आएगा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। अब तो बस सुबह होने का इंतज़ार है, उन्होंने खुद से कहा और गहरी सांस भरकर आंखें बंद कर ली। लेकिन इस वक्त उनके मन में
बस एक ही बात चल रही थी, सुबह होते ही बैंक जाकर देखना होगा कि इस चाबी का राज क्या है। थोड़ी ही देर बाद थकान से उनकी आंखें भारी होने लगी और आखिरकार भूख से तड़पते हुए भी वो कब नींद की आगोश में चली गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन शांति की आंखें पहले ही खुल चुकी थी। शायद भूख की वजह से या शायद उन अनगिनत सवालों की वजह से जो रात भर उनके मन में उमड़ते रहे। उन्होंने धीरे धीरे अपने थके हुए शरीर को उठाया और चारपाई से नीचे उतरी। कमरे में नजर दौड़ाई। कल रात का ही बिखरा हुआ सामान अब भी वैसा का वैसा ही पड़ा था, लेकिन अब इन सब में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके मन में बस एक ही बात थी, आज बैंक जाकर इस चाबी का सच जानना है। उन्होंने जल्दी से चाबी को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और अपना पुराना सा थैला कंधे पर टांगा। फिर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने प्रिया खड़ी थी। कहाँ जा रही हो माँ जी? प्रिया ने संदेह से पूछा। शांति जी ने एक पल को सोचा, फिर शांत स्वर में बोली, मंदिर जा रही हूँ। प्रिया ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा, फिर आंखें सिकोड़ते हुए बोली, मुझे तो लगता है अब मंदिर नहीं कहीं और जा रही है। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करने जा रही है। शांति जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। तभी दरवाजे के पास खड़ा नरेश, जो अब तक ये सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, बस अपनी माँ को जाते हुए देखता रहा, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई फिक्र जताए। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उन्हें सुबह की ठंडी हवा का एहसास हुआ। शायद मेरी किस्मत भी आज इस ठंडी हवा की तरह कुछ राहत लेकर आई, उन्होंने खुद से कहा और तेज कदमों से बैंक की ओर बढ़ गई। शांति जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बैंक की ओर चल पड़ी। उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या ये चाबी सच में उनकी जिंदगी बदल देगी? क्या गंगाराम जी ने जो कहा था वो सच होगा? जब वो बैंक पहुंची तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। वो धीरे धीरे लाइन में लग गई। कुछ देर बाद उनका नंबर आया तो उन्होंने सामने बैठे मैनेजर से कहा, बेटा, मुझे मेरे पति गंगाराम जी ने ये चाबी दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे बैंक में दिखाना। मैनेजर ने चाबी को ध्यान से देखा और फिर स्क्रीन पर कुछ चेक करने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वो तुरंत उठकर अंदर के कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसके साथ बैंक का एक और अधिकारी था। उसने शांति जी से कहा, माँ जी, आप हमारे साथ आइए, आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। शांति जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अधिकारी के साथ अंदर के कैबिन में चली गई, जहाँ कुछ ही पलों में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शांति जी ऑफिस के अंदर गई। वहाँ बैंक मैनेजर के साथ एक और अधिकारी बैठा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अधिकारी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, माँ जी, कृपया बैठिए, हमें आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। शांति जी थोड़ा घबराई हुई थी। उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बैंक के अधिकारी इस तरह उनका सम्मान करे। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पति ने बस कहा था कि ये चाबी बैंक में दिखानी है। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। यह आपके पति गंगाराम जी के द्वारा सालों पहले खुलवाए गए एक लॉकर की चाबी है। लॉकर? शांति जी हैरानी से बोली, अब आगे क्या होगा? लॉकर में क्या रखा होगा? क्या शांति जी की जिंदगी बदल जाएगी? लेकिन तभी दूसरे अधिकारी ने कहा, माँ जी, ये लॉकर आपके नाम पर है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें रखी हुई है। हमें आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। बैंक के नियम बहुत सख्त होते हैं। हमें आपके पहचान पत्र की ज़रूरत होगी। शांति जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं ये पहले से जानती थी। मेरे पति ने कहा था कि जब भी इस चाबी को लेकर बैंक जाऊं तो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र जरूर साथ ले जाऊं। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला और आधार कार्ड निकालकर बैंक अधिकारी को थमा दिया। शांति जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके पति गंगाराम जी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था कि बैंक में उनके नाम का कोई लॉकर है। उनके मन में सवाल उमड़ने लगे, आखिर इसमें क्या होगा?
मैनेजर ने पहचान की प्रक्रिया पूरी की और एक कर्मचारी को बुलाया। वो उन्हें लॉकर रूम तक लेकर गया। बड़े बड़े लोहे के लॉकर कतार में लगे थे। कर्मचारी ने उन्हें एक खास लॉकर के सामने रोका और धीरे से कहा, माँ जी, यही आपका लॉकर है, आप अपनी चाबी से इसे खोल सकती है। शांति जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से चाबी ताले में डाली और हल्का सा घुमाया। एक हल्की टक की आवाज हुई और लॉकर खुल गया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। लॉकर में गंगाराम जी द्वारा संजोकर रखी गई चीजें थी। कुछ गहने, जमीन जायदाद के कागजात और एक बड़ा सा लिफाफा जिस पर लिखा था शांति के लिए। शांति की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा निकाला और उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जो उनके पति गंगाराम जी ने अपने हाथों से लिखी थी। प्रिय शांति, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने जो कुछ भी कमाया उसे तुम्हारे नाम कर दिया है। ये लॉकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इस लॉकर में रखे गहने, जमीन के कागजात और बैंक में जमा पैसे अब तुम्हारे हैं। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शांति जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें गंगाराम जी की कही हर बात याद आने लगी। उनके दिल में एक नई ताकत आ गई थी। अब वो किसी की मोहताज नहीं थी। अब आगे क्या होगा? शांति इन पैसों और संपत्ति का क्या करेगी? क्या वो अपने बेटे बहू के पास लौटेगी या कोई और फैसला लेगी? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। शांति जी की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मविश्वास के थे। उन्होंने गंगाराम जी की चिट्ठी को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। उनकी जिंदगी में जो दुखों का सिलसिला चल रहा था, आज उसे तोड़ने की शक्ति मिल गई थी। उन्होंने लॉकर में रखे गहनों और कागजात को ध्यान से देखा। बैंक में जमा राशि भी अच्छी खासी थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, माँ जी, आप चाहे तो इसे अपनी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं या फिर ज़रूरत हो तो कुछ निकाल सकती है। शांति जी ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं और बाकी मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। मैनेजर उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक साधारण वृद्धा नहीं बल्कि एक ऐसी महिला है जो जीवन के हर संघर्ष को सहकर भी अपने सम्मान को बनाए रखना जानती है। थोड़ी देर में पैसे उनके खाते में जमा कर दिए गए और कुछ राशि नगद उनके हाथ में थी। उन्होंने कागजात और गहनों को अच्छी तरह से समेटा और बैग में रखा। जब वो बैंक से बाहर निकली तो सूरज तेज चमक रहा था, मानो ये संकेत था कि उनके जीवन का अंधेरा अब छटने वाला है। अब सवाल था, क्या वो उसी घर में लौटेगी जहां उन्हें अपमान और तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं मिला, या फिर एक नई राह चुनेगी। उन्होंने ठान लिया था, अब वो किसी के भी तानों और जली कटी बातों का बोझ नहीं उठाएगी। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपने बेटों को सबक सिखाएगी या फिर कोई और रास्ता अपनाएगी? बैंक से बाहर आते ही शांति जी ने एक गहरी सांस ली। उनके हाथ में बैंक का बैग था जिसमें उनके पति गंगाराम जी की दी हुई संपत्ति का दस्तावेज और कुछ जरूरी नगद राशि थी। लेकिन उनके दिल में अब कोई बोझ नहीं था। अब कहाँ जाना चाहिए? उन्होंने खुद से सवाल किया। घर लौटने का तो सवाल ही नहीं था, वहाँ सिर्फ अपमान और उपेक्षा थी। अब जब उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर ही लिया था तो उन्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, माँ जी। उन्होंने पलटकर देखा, अनूप, वही अनूप जिसने कुछ दिनों पहले उनकी हालत देखकर चिंता जताई थी। वो हड़बड़ाया हुआ उनके पास आया। माँ जी, आप यहाँ बैंक में? शांति जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, जरूरी काम था। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अनूप ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, लेकिन अकेलेपन की हल्की सी झलक भी महसूस की। वो तुरंत बोला, माँ जी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चलिए, मैंने पहले भी कहा था। शांति जी ने उसे देखा। अनूप के शब्द सच्चे लगे, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बेटा, मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती। अनूप ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि आप आश्रित होंगी? माँ का घर उनका अपना होता है।
आपको जब तक लगे कि रहना है तब तक रहिए और जब मन करे अपनी राह चुन लेना, लेकिन एक शर्त है, पहले मेरे साथ चलिए। रिया भी आपको याद कर रही थी। रिया अनूप की पत्नी। जिस दिन अनूप ने उन्हें अपनाने की बात कही थी उसी दिन रिया ने भी भावुक होकर कहा था कि वे अब से उनकी माँ है। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए, उन्होंने कहा। जब अनूप और शांति जी घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही रिया खड़ी थी, हाथ में पूजा की थाली लिए। उसने झट से उनका स्वागत किया और प्यार से कहा, माँ, अब और चिंता की कोई जरूरत नहीं, अब आप हमारे साथ हैं। घर में घुसते ही उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। कहीं कोई ताने नहीं थे, कोई उपेक्षा नहीं थी। डिनर टेबल पर रिया ने खुद अपने हाथों से उनके लिए खाना परोसा। माँ, मैंने आपके पसंद की अरहर की दाल और पूरी बनाई है, आपको पसंद है ना? शांति जी की आंखें नम हो गई। बेटा, मुझे क्या पसंद है ये जानने वाला कोई बहुत पहले चला गया था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये घर आपका भी है माँ। रात को अपने कमरे में बैठी शांति जी ने बैंक की फाइल को फिर से खोला। उनके पास अब एक नई जिंदगी थी, लेकिन वे इसे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहती थी। अनूप और रिया के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं अभी संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बेघर हो जाते हैं। मैं एक आश्रय गृह खोलूंगी जहाँ बुजुर्गों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। अनूप और रिया गर्व से उनकी ओर देख रहे थे। माँ, ये तो कमाल का विचार है, अनूप ने कहा। शांति जी ने एक लंबी सांस ली। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं दूसरों के लिए भी जीऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जरूरी फैसला लेना है। आखिर क्या था शांति जी का फैसला? शांति जी ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं उस घर में जाऊंगी। फिर अचानक चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनूप और रिया उनकी आंखों में झलकते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शांति जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, तुम बस मुझे कल किसी अच्छे वकील के पास ले चलना। शांति जी की आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब वे एक नई सुबह के लिए तैयार थी, एक ऐसी सुबह जो उनके आत्मसम्मान और अधिकारों की नई कहानी लिखेगी। शाम हो चुकी थी, लेकिन शांति जी का कोई पता नहीं था। नरेश, प्रिया, महेश और निशा अब बेचैन होने लगे थे। माँ अब तक नहीं आई, क्या बात हुई? प्रिया ने चिंता और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। महेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ भाभी, सुबह मंदिर जाने का कहकर गई थी, लेकिन अब तो रात होने को आई है। नरेश, जो अब तक चुपचाप बैठा था, गहरी आवाज में बोला, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? प्रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, अजी छोड़िए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी सहेली से मिलने चली गई हो या फिर हमसे नाराज होकर कहीं बैठी हो। निशा, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, पर माँ ऐसा कभी नहीं करती थी। चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो बिना बताए घर नहीं रुकती थी। कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं हो गया? अब तक जिन लोगों को शांति जी की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता था, वही अब बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। रात भर जब शांति जी घर नहीं आई तो नरेश और महेश को चिंता होने लगी। सुबह होते ही दोनों अपने आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी शांति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी जिसके यहाँ वो रात भर रुकती। अब माहौल में घबराहट बढ़ने लगी थी। निशा ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। आखिर माँ पूरे दिन से लापता है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन प्रिया तुरंत बोल पड़ी, अरे क्या बात कर रही हो? पुलिस में भूलकर भी हम नहीं जा सकते। पुलिस तो उल्टा हमें ही शक की निगाह से देखेगी, पूछेगी कि तुम लोगों ने सुबह से अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। फिर न जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। महेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, भाभी ठीक कह रही है, माँ बुजुर्ग है, हो सकता है कहीं रास्ता भटक गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। हमें पहले खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिया ने लापरवाही से हाथ झाड़ते हुए कहा, अरे चली गई होगी किसी के साथ, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो आ जाएगी खुद ब खुद। वैसे भी उनका हमारे सिवा है कौन, और उस बुढ़िया को वैसे भी कौन रखेगा अपने पास।
महेश ने तुरंत ऐतराज जताया, भाभी कम से कम थोड़ी इज्जत से तो बात करो, आखिर वो हमारी माँ है। प्रिया बोली, जानती हूँ कि वो तुम लोगों की माँ है, लेकिन बताओ भला कोई ऐसे बिना बताए जाता है क्या? और फिर इतनी रात तक भी वापस ना आए तो क्या समझा जाए? नरेश जो अब तक चुप था, धीरे धीरे प्रिया की बातों से सहमत होने लगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो प्रिया, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ कहीं भी गई हो, जब लौटना होगा खुद आ जाएगी। प्रिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो अब ये सब छोड़ो और खाना लगाओ। सुबह तक देखेंगे, अगर माँ नहीं आई तो फिर सोचेंगे क्या करना है। नरेश ने भी हामी भर दी। हाँ, अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, भूख भी लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। महेश ने हल्का सा विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन भाई माँ अब तक कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। प्रिया ने तुरंत बात काट दी, बस बस अब ज्यादा इमोशनल मत बनो, जब लौट कर आएगी तब देखेंगे। अब इस बेकार की बात में वक्त मत खराब करो। ऐसा लग रहा था जैसे सबने मान लिया था कि माँ का लौटना अब जरूरी भी नहीं। शांति जी आज आराम से सो रही थी। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना जो खाया था, उनके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद बहुत वक्त बाद आया था। सुबह हुई तो रिया उनके पास आकर प्यार से बोली, माँ सुबह हो गई है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। शांति जी धीरे धीरे उठी और रिया की तरफ देखकर हल्की मुस्कुरा दी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना उनके लिए सोच रहा हो, उनकी परवाह कर रहा हो। वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगी। बाहर आई तो देखा कि टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, दही और चाय रखी हुई थी। रिया प्यार से बोली, माँ बैठिए, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। शांति जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से रिया का हाथ थामा और कहा, बेटा जितना प्यार तू मुझे दे रही है, काश मेरी बहुएं भी मुझे थोड़ा सा मान देती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। रिया ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, माँ जो हुआ उसे भूल जाइए, अब आप हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। शांति जी ने सिर पर हाथ फेरा और पहली बार दिल से मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था, अब उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना था। नाश्ता करने के बाद शांति जी ने रिया और अनूप को देखा और बोली, बेटा अब मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, आज मुझे किसी अच्छे वकील के पास ले चलो। अनूप ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है, वो बहुत अच्छे और अनुभवी है, हम अभी उनके पास चलते हैं। शांति जी ने सिर हिलाया और अपना दुपट्टा ठीक किया। उनके चेहरे पर अब पहले वाली लाचारी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। अनूप ने गाड़ी निकाली और दोनों वकील के दफ्तर की ओर चल दिए। वकील ने शांति जी की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, माँ जी क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? शांति जी की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वकील साहब, मैं सिर्फ संपत्ति से बेदखल करने के कागजात नहीं बनवाना चाहती, बल्कि मैं अखबार में एक विज्ञापन भी देना चाहती हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटों का अब मेरी संपत्ति और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रही हूँ और आज के बाद उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अनूप उनकी बातें सुनकर सुन रह गया। उसने तुरंत कहा, माँ आप इतना बड़ा कदम और आप सच में ऐसा चाहती हैं? शांति जी की आंखों में आंसू थे, पर वो कमजोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जिस माँ को अपने ही घर में रोटी के 2 टुकड़े नसीब ना हो, जिसे अपनी ही औलाद ठुकरा दे, उसे अब किसी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ सम्मान और प्यार हो, लालच और बेइज्जती नहीं। वकील ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है माँ जी, मैं अभी कानूनी दस्तावेज तैयार करवाता हूँ और अखबार में विज्ञापन देने की प्रक्रिया भी शुरू करवा देता हूँ। अनूप ने माँ का हाथ थामा और बोला, माँ आज आपने सच में साबित कर दिया कि एक माँ अगर प्यार से किसी को जन्म दे सकती है तो ज़रूरत पड़ने पर उससे खुद को अलग भी कर सकती है। शांति जी ने गहरी सांस ली और कहा,
अब मैं अपने पति के सिखाए रास्ते पर ही चलूंगी। जब सारी उम्मीदें टूट गई तब भी एक वही थे जिन्होंने मुझे जीने की नई राह दिखाई थी। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अनूप ने कहा, और अब आप अकेली नहीं है माँ, मैं और रिया हमेशा आपके साथ है। शांति जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और नई उम्मीद के थे। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब मैं अपने लिए जीऊँगी, अपने स्वाभिमान के साथ, बिना किसी डर के। अब वो अपने नए सफ़र के लिए तैयार थी। एक सफ़र जो सम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने अस्तित्व की पहचान के साथ आगे बढ़ने वाला था। वकील ने सभी कागज़ तैयार कर दिए और कहा, शांति जी, अब सिर्फ आपको इन दस्तावेजों पर साइन करने हैं और ये कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगे। इसके बाद आपके बेटों का आपकी संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। शांति जी ने एक नज़र उन कागज़ पर डाली। सालों की तकलीफ, अपमान और अकेलेपन का दर्द उनकी आंखों में उतर आया, लेकिन इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अनूप और रिया गौर से देख रहे थे। वकील ने कागज संभालते हुए कहा, अब आप निश्चित रहिए, कल सुबह तक ये खबर अखबार में प्रकाशित हो जाएगी और कानूनी रूप से भी आपके बेटों का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वकील के ऑफिस से बाहर निकलते हुए अनूप ने माँ से पूछा, अब आप क्या करना चाहती है माँ? मुझे सबसे पहले कल अपने घर जाना है। अनूप के साथ रहते हुए ही शांति जी ने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया। वह अब किसी के तानों से कमजोर पड़ने वाली औरत नहीं रही। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी तकलीफों से नहीं बल्कि अपने फैसलों से जिएगी। और सबसे पहला फैसला ये था अपने बेटों को उनकी औकात दिखाने का। सुबह की हल्की धूप में शांति जी ने अपने हाथ में एक अखबार पकड़ा जिसका एक कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज ना तो दुख था और ना ही कोई ममता, सिर्फ एक कठोर फैसला। वे अनूप के साथ अपनी उसी कोठी के सामने खड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने प्रिया और निशा खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही शांति जी को देखा तभी प्रिया ताने मारते हुए बोली, अरे आप आ गई, कहाँ थी 2 दिन तक? पीछे से उनके बेटे भी आ गए, वे भी हैरान थे। नरेश बोला, माँ, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के घर भी रह लेती हो। शांति जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी, एक तूफान से पहले की शांति जैसे। उन्होंने धीरे से अखबार उनकी ओर बढ़ाया। शांति जी सख्त आवाज में बोली, पढ़ो इसे जोर से। बेटे ने अखबार लिया और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैं शांति देवी अपने दोनों बेटे और बहुओं से हर तरह का नाता तोड़ रही हूँ। वे अब मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं है। मेरी पूरी संपत्ति और घर सिर्फ मेरे नाम पर है और मैंने कानूनी रूप से तय कर लिया है कि मेरी मौत के बाद भी उन्हें इसमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे अपने घर में नहीं रख सकते वे मेरे धन के भी हकदार नहीं हो सकते। ये देख बेटे बहुओं की रूह कांप गई। घर में सन्नाटा छा गया। नरेश कांपती आवाज में बोला, माँ, ये सब क्या है? शांति जी ने अखबार छीनकर वापस मोड़ा और सीधे अपने बड़े बेटे की आंखों में देखा। फिर गुस्से से बोली, अब मुझे माँ मत बुलाओ। जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब ये बहुएं मुझे अपमानित कर रही थी तब तुमने आंखें फेर ली। अब मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। बेटे और बहुएं हड़बड़ा गए। नरेश और महेश गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। प्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हमें कोई नहीं निकाल सकता, ये घर हमारा भी है। शांति जी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, लेकिन उसमें अब कोई प्यार नहीं था। उन्होंने अपने बैग से कागज निकाला और प्रिया की तरफ फेंक दिया। शांति जी तेज आवाज में बोली, यही पढ़ लो, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं तय कर चुकी हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। बेटे ने कांपते हुए कागज उठाया और पढ़ते ही उसके चेहरे से पसीना झलक पड़ा। महेश हकलाते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, हमें माफ कर दो, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं थी। शांति जी गुस्से में बोली, तुम लोग मुझे रोज बेइज्जत करने में लगे थे ना। जब चाहो माँ को ताने मारो, घर से निकाल दो, पर माँ की संपत्ति पर हक जरूर चाहिए।
पर अब नहीं, अब मैं वही करूंगी जो सही है। प्रिया की आंखों में डर आ गया। पड़ोसी भी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। शांति जी दृढ़ स्वर में बोली, अब मेरा फैसला अटल है, निकलो मेरे घर से और कभी इस चौखट पर मत आना। बेटे और बहू के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शांति जी ने दरवाज़ा खोला और बोली, निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस बुला लूँगी। अब ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। दोनों बेटे और बहुएं अपना सामान लेकर घर से निकलने पर मजबूर हो गए। शांति जी अब पूरे घर में अकेली थी। जल्दी ही उन्होंने अपने घर में ही एक आश्रम खोल लिया, जहां हर बुजुर्ग व्यक्ति को भरपेट खाना और सम्मान मिल सके। आश्रम चलाने में अनूप और रिया उनका पूरा साथ देने लगे। अब वे सुकून से रहने लगी। उनके बेटे और बहुओं को उनके बुरे कर्मों का फल मिला और अब वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।